वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है दिव्यांगता। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जिन बच्चों को हम पहले दिव्यांग कहा करते थे, अब उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, कि ये दिव्यांग नहीं, इनको जो है विशेष ध्यान की आवश्यकता है, विशेष केयर की आवश्यकता है। और इसका एक फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, CWSN। ठीक है, इसका यही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का इंग्लिश मीनिंग है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो CWSN का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। और देश में इस समय दिव्यांग लोगों की संख्या लगभग 2% है। तो ये आप आंकड़ा भी याद रखेंगे, लगभग 2% की आंकड़ा है दिव्यांग लोगों का। अब एक दो इसमें अधिनियम है, अधिनियम के बारे में आप देख लीजिए कि दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में आया था। इसको बोला जाता था पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट 1995। इसको PWD एक्ट के बारे में भी बोला जाता था। तो कहीं कहीं पे आपको ये लिखा रहता है केवल PWD एक्ट। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये दिव्यांगजन अधिनियम 1995 है और यह उस समय पारित हुआ था और 7 फरवरी 1996 से लागू हुआ। तो जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि दिव्यांगजन अधिनियम कब आया था? तो 1995 में। ठीक है, और जो ये अधिनियम था उसमें 7 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था। तो 1995 के अधिनियम में केवल 7 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो इसको क्या बोलते हैं? राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। इसको जो है ये 2016 में आया और इसको बोलते हैं RPWD एक्ट। तो आपको डायरेक्ट ये भी लिखा जा सकता है, आपको पुराना वाला पूछा जा चुका है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 2016 में आया है। ठीक है ना, तो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का है। इसको देखिए, ये था आपका दिव्यांगजन अधिनियम 1995, ये है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। तो ठीक है ना, इसमें अधिकारों को जो है जोड़ा गया, तो ये आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का है और ये जो है 14 जून 2017 से ये लागू है। अब देखिए, इसमें 7 प्रकार की विकलांगताएं शामिल थी 1995 वाले अधिनियम में, लेकिन जो आपका 2016 वाला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है RPWD एक्ट, उसमें जो है 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है। ठीक है ना, यानी कि 21 प्रकार की विकलांगताओं को इसमें शामिल किया गया है और जो पहले वाला था 1995 वाला, उसमें 7 प्रकार का था, 2016 वाले में 21 प्रकार की क्षमताओं को शामिल किया गया है। और ये था आपका PWD एक्ट 1995, ये है आपका RPWD एक्ट यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का। ये 2017 में लागू हुआ था, 14 जून 2017 से। ठीक, तो इन दोनों में अंतर आप कर लिए होंगे। अब देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1981 को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो वो था आपका 1981। ठीक, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1983 से 1992 तक दिव्यांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशक की घोषणा की, यानी कि 10 वर्षों की घोषणा की कि ये दिव्यांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों को डेडिकेट किया कि इनके लिए कुछ काम किया जाए। तो 1983 से 1992 तक के लिए दिव्यांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशक की घोषणा की गई। उसके बाद 1992 से 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आप दिव्यांगता वाले चैप्टर में ये वाला भी पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 दिसंबर से। और इसे कब से मनाया जाना शुरू किया गया? तो इसको मनाया जाना शुरू किया गया 1992 ईस्वी से। ठीक है, विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है वो 3 दिसंबर को। और इसके लिए जो है 2020 का जो थीम थी इसकी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की, वो था बेहतर पुनः निर्माण, यानी कि कोविड-19 के बाद की दुनिया में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी, सुलभ और अनुकूल माहौल हो। तो आपको मेन ये वाला पॉइंट याद रखना है, बेहतर पुनर्निर्माण। ठीक है, तो ये 2020 की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की, यूनेस्को ने ये थीम निर्धारित की थी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। अधिगम निर्योग्यता इसको बोलते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के विकारों के समूहों से है। यानी कि अधिगम निर्योग्यता क्या है? ये विभिन्न प्रकार के विकारों का समूह है जिसके कारण किसी व्यक्ति के सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने,
तर्क करने तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि में कठिनाई होती है। ठीक है ना, कोई भी अधिगम निर्योग्यता व्यक्ति को हो सकती है, उस वजह से बच्चा इन सब चीज़ों में कमज़ोर हो सकता है। ठीक, और जो ये अधिगम निर्योग्यता होती है, ये क्षमता जो है ये आंतरिक होती है और यह एक जन्मजात दोष होता है। यानी कि कोई बच्चा पैदा होने के बाद जो है कुछ सालों बाद जो है वो मेंटली रूप से इस तरह से नहीं हो जाता है, डिसेबल नहीं हो जाता है, अधिगम निरोगिता उसके अंदर नहीं होती, ये उसके अंदर जन्मजात होती है और यह अस्थाई रूप का होता है। ठीक है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर किसी बच्चे के अंदर ये चीज़ है, अधिगम निरोगिता है, तो वो हमेशा उसके साथ रहेगी और व्यक्ति विशेष में ये आजीवन विद्यमान रहता है। ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटी अगर किसी के अंदर है तो वो अस्थाई रूप से होगी। ठीक है, वो जो है अचर होता है और वो व्यक्ति के जीवन में हमेशा विद्यमान रहता है और ये जन्मजात दोष है और इसमें जो इसकी ये अक्षमता क्या है, ये आंतरिक होती है। ठीक, अब देखिए कुछ अक्षमताओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। ये ऊपर के जो है 3 तो हमेशा पूछे जाते हैं, 3 और 4 जो है हमेशा पूछे जाते हैं। पहला है डिसलेक्सिया, हमेशा ये आता है हर एग्ज़ाम में, तो ये आता है पढ़ने संबंधी बीमारी होती है, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। यानी कि बच्चा क्या करता है कि बी को डी समझता है, अगर सा लिखा है तो उसको वाज पढ़ता है, तो अगर बच्चा जो है पढ़ गलत रहा है तो वो लिखता भी गलत है। ठीक है, और डिसग्राफिया क्या होती है, तो डिसग्राफिया होती है लेखन संबंधी परेशानी, यानी कि उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो होता है डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया क्या था, पढ़ने संबंधी बीमारी, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। डिसग्राफिया आपका लेखन संबंधी परेशानी। उसके बाद डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटिंग करने के लिए आप संबंधित समझ सकते हैं कि ये गणना संबंधी, यानी कि गणित सवाल हल करने में या फिर जोड़ने घटाने में उसको समस्या होती है, तो अगर उसकी एक क्षमता, कौन सी एक क्षमता है, तो वो है डिसकैलकुलिया। ठीक है, उसको अगर डिसकैलकुलिया है तो वो जो है मैथ्स के सवाल नहीं समझ पाएगा, गणना नहीं कर पाएगा, डिसग्राफिया में सही से लिख नहीं पाएगा। डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी परेशानी होती है, ठीक से वो पढ़ नहीं पाता है। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पढ़ने लिखने संबंधी कौन सी बीमारी है, तो वो भी आप डिसलेक्सिया ही बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर पढ़ेगा सही नहीं पढ़ पाएगा तो वो गलत ही लिखेगा। अब देखिए अफेजिया, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, अफेजिया या फिर डिस्फेजिया। इसमें क्या होता है, बोलने संबंधी परेशानी होती है, भाषा अवबोधन संबंधी विकार। इस तरह से भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा अवबोधन संबंधी विकार कौन सा है, तो वो है अफेजिया, यानी कि बोलने संबंधी परेशानी जो है वो अफेजिया है। उसके बाद जो है ये एक डिस्प्रैक्सिया होता है। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है कि बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ठीक से वो चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, समन्वय विकार इसको बोलते हैं हिंदी में। और मोमेंट प्रॉब्लम होती है, यानी कि गतिक कौशल विकार। ठीक है, यानी कि अगर बच्चे के सामने से कोई बाल उसको हाथ में पकड़ाओगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसकी बाल कितनी तेज़ी से उसकी ओर आ रही है, वो कैसे उसको पकड़े। ठीक है ना, वो जो है गतिक कौशल विकार इसको बोलते हैं। ठीक है, और चीज़ों में वो समन्वय नहीं कर पाता है, टाइम और जो है स्पीड में वो समन्वय नहीं कर पाता। जैसे देखिए इसमें बच्चे गति और समय के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, तो ये हो गया डिस्प्रैक्सिया। बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, मोमेंटम प्रॉब्लम होती है, यानी कि समन्वय विकार, और गतिक कौशल विकार कौन सा है, तो वो है डिस्प्रैक्सिया। इसके अलावा देखिए एक आपका ADHD है, ये भी कभी कभी पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछा जाए। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ADHD ही लिखा रहता है। इसे होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ध्यान की कमी होती है बच्चों में और बहुत ही एक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक काम को टिक कर ध्यान से नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर उनको कोई एक काम करने के दे दो तो उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई दूसरा काम करने लगेंगे। ठीक है, वो आपका ADHD है। इसमें ध्यान की कमी और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे और एक जगह किसी काम को टिक कर ध्यान से नहीं कर पाते हैं। ऑटिज्म भी आपसे पूछा जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चे सोशल नहीं होते हैं, किसी से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो एकेडमिक्स में भी कमज़ोर होते हैं और रिपीटेड बिहेवियर करते हैं, मतलब कोई एक काम करेंगे फिर उसके बाद फिर वही काम करेंगे। ठीक है, तो रिपीटेड बिहेवियर करते रहते हैं, सोशल नहीं होते ज़्यादा, किसी से इंटरेक्शन नहीं करना होता, एकेडमिक्स में भी इनको प्रॉब्लम होती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम होती है, और ये रिपीटेड बिहेवियर देते हैं। उसके बाद ये आपका डिस्टोपिया है, इसमें सब कुछ उजड़ा हुआ दिखता है। ठीक है ना, छंद से जो टूटा कोई सपना, जग सूना सूना लागे अपना, ये वाला जो है इसमें हो जाता है डिस्टोपिया में। ठीक है, इसमें सब कुछ लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है।
अब आया कि डिस्मॉर्फिया अगला है। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है कि शरीर के अंगों की अजीब सी बनावट दिखती है, ठीक है, ये होता है डिस्मॉर्फिया। ये सब आपसे एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछा जाए। सोशल विथड्रॉल, सोशल विथड्रॉल में क्या करता है, एक बच्चा खुद को समाज से एकदम अलग कर लेता है, ठीक है, सोशल विथड्रॉल हो गया कि बच्चा समाज में रहना ही नहीं चाहता है, वो अपने आप को समाज से अलग कर लेता है। एक आपका है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कोई एक चीज़ को जो है बार बार करने की आदत होती है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं वो सफाई करते रहते हैं, थोड़ा सा भी कहीं गंदा हो जाता है उसको तुरंत साफ करने लगते हैं कि ये कैसे गंदा हो गया। तो उनके अंदर कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कोई एक चीज़ को बार बार करने की आदत बन जाती है उनकी। और एक आपका है फेनिल केटोनूरिया। तो ये क्या होता है, हेरिडिटी एंजाइम डिफिशियंसी होती है, मतलब कि आनुवंशिकता से संबंधित ये प्रॉब्लम होती है। ये जो है आप इन सभी जो है अक्षमताओं को याद रखेंगे, और ऊपर के जो चार चार या पाँच हैं उनको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, अधिकतर वही आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आगे, दिव्यांगता से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं भारत सरकार की। तो देखिए, एक है आपका सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है इसकी। सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। तो ये इस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है सुगम्य भारत अभियान। तो इस मंत्रालय का नाम भी आप याद रखेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उसके बाद जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को किया गया। तो ये 2015 से ये सुगम्य भारत अभियान जो है दिव्यांगजनों के लिए चल रहा है, उनके सशक्तिकरण के लिए। तो 3 दिसंबर 2015 से इसको शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। और सुगम्य भारत मोबाइल ऐप, ये जो है करंट का क्वेश्चन है। सुगम्य भारत मोबाइल ऐप क्या हुआ कि 2 मार्च 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, यानी कि ये जो विभाग था जिसके अंतर्गत ये योजना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री कौन हैं, तो मंत्री का नाम भी आप याद रखेंगे, थावर चंद गहलोत, ठीक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके थावरचंद गहलोत। इनके द्वारा सुगम्य भारत मोबाइल ऐप जो है 2 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, इसलिए जो है ये वाला आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए कि सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य क्या है। तो उसका लक्ष्य है कि सभी घरेलू हवाई अड्डों को पूर्ण सुगम्य हवाई अड्डों में बदलना। यानी कि जो है ये, जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई चल नहीं सकता है तो उसके लिए अगर व्हील चेयर है तो व्हील चेयर एक्सेसिबल जगह होनी चाहिए ताकि वो अंदर तक जो है जा सके व्हील चेयर, ठीक है। रेलवे पर जो है सीढ़ी के अलावा व्हील चेयर चलने के लिए भी जगहें होनी चाहिए, उसके लिए भी सीढ़ी होनी चाहिए ताकि व्हील चेयर उस पर जा सके। तो इस तरह की जो है सुविधाओं को सुगम्य बनाने के लिए परिवर्तित करना। देखिए 2018 तक 50% रेलवे स्टेशनों को सुगम्य रेलवे स्टेशनों में परिवर्तित करना। उसके बाद 2017 तक सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य वेबसाइटों में परिवर्तित करना। तो ये सारे लक्ष्य जो है सुगम्य भारत अभियान के थे। इसके अलावा देखिए, अब देखेंगे हम लोग ज्ञान प्रभा योजना। तो ज्ञान प्रभा योजना में क्या है, इस योजना का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि एवं एकाधिक विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को शैक्षिक पाठ्यक्रम जैसे कि स्नातक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये जो है, जो इन सब रोगों से जो ग्रसित बच्चे हैं उन सबको स्नातक पाठ्यक्रम, प्रोफेशनल कार्यक्रम और जो है रोजगार वाली शिक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना है, तो ये है ज्ञान प्रभा योजना, ठीक है। अब आप देखेंगे अगला अगला क्या है आपका कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में कि जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। जैसे कि अभी आप नॉर्मली देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात होती है आपके शिक्षा में, लेकिन अगर दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा कब से कब तक दी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 6 से 18 वर्ष है, ठीक। सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पहले 3% था, उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो उसे अब बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार के अक्षमता वाले व्यक्ति को दिव्यांग कहा जाता है। तो यानी कि अगर दिव्यांग होने के लिए
आपके अंदर कितनी अक्षमता होनी चाहिए, तो 40% या उससे अधिक अक्षमता अगर है किसी भी जो है उसमें, तो आप क्या हो सकते हैं, आपको जो है दिव्यांग व्यक्ति कहा जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि, देखिए ये ब्रेल लिपि इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 ईस्वी में लुई ब्रेल ने किया था। तो इसको जो है आपका इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेल लिपि जो है, जो अंधे बच्चे होते हैं यानी कि दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि जो है महत्वपूर्ण होती है। और इसका आविष्कार 1821 ईस्वी में लुई ब्रेल ने किया था। जो लुई ब्रेल कहाँ के थे, वो थे फ्रांस के। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको आप कैसे पढ़ाएंगे, तो उससे ब्रेल लिपि का प्रयोग करके और ऑडियो कैसेट्स का, क्योंकि वो देख नहीं सकते तो सुन सकते हैं, तो सुनने वाली चीज़ों का प्रयोग करके और उनको जो है छूने वाली चीज़ों का प्रयोग करके उनको चीज़ें आप छू के जो है महसूस कराएंगे। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन जो है आपसे बन सकते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, जो देख नहीं सकते वो सुन सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्रवण बाधित बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो उसके लिए जो सुनने वाला ऑप्शन है वो तो किसी काम का है नहीं, तो उसके लिए जो है आप उसको देख कर जो है चीज़ों को जो है वो देख कर सीखेगा। ठीक है, तो ये सब अंतर आप ध्यान रखेंगे। विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति कब आई थी, तो राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी 2006 को पारित की गई। विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति, ये डेट ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय नीति कब आई थी। उसके बाद ये विकलांग के संस्थान हैं, और ये सारे संस्थान जो हैं आपसे पूछे जा चुके हैं, पर सारे नहीं, कम से कम 2 या 3 पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी को याद रखेंगे। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान आपका नई दिल्ली में है, ये भी पूछा जा चुका है आपसे। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान होगा तो आप बोलेंगे नई दिल्ली। और ये भी पूछा जा चुका है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, तो ये आपके देहरादून में है। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान होगा तो वो कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है, तो आर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से रिलेटेड, तो ये आपका है कोलकाता में। और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है, तो सिकंदराबाद में। और राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, तो श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में। देखिए आपसे दृष्टिबाधित वाला पूछा जा चुका है, तो श्रवण वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, दृष्टिबाधित आपका देहरादून में है दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान। उसके बाद आपका श्रवण विकलांग संस्थान कहाँ हो गया, मुंबई में। आर्थोपेडिक कोलकाता में, मानसिक विकलांग आपका सिकंदराबाद में, और जो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान है वो तो आपका दिल्ली में है। ठीक है ना, इसके देखिए इसके बाद 1-2 पॉइंट और है, इसको आप बस खाली ध्यान रखेंगे कि विकलांगता मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है जन्मजात विकलांगता, दूसरी होती है जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के बाद वाले में दुर्घटना से या फिर किसी भी मशीनों से या फिर चोट लगने से तो आप विकलांग हो सकते हैं। जन्मजात विकलांगता में आप जन्म से ही विकलांग पैदा होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है अक्षमता या दिव्यांगता जो है सामान्यतः 4 श्रेणियाँ होती हैं। या तो आपको सुनने से संबंधित प्रॉब्लम होगी, श्रवण संबंधित, या फिर दृष्टि संबंधित अक्षमता होगी, या फिर अस्थि संबंधित अक्षमता होगी। अस्थि संबंधित अक्षमता का मतलब हड्डियों से, अभी आर्थोपेडिक संस्थान आपने देखा था। ठीक है ना, उसके बाद आपका मानसिक अक्षमता होगी। ठीक है, तो इस तरह की ये 4 अक्षमताएँ जो है दिव्यांगता में आपकी हो सकती हैं। और दिव्यांगता के निम्नलिखित कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आप दिव्यांग हो सकते हैं, यातायात नियमों की अवहेलना या सड़क दुर्घटनाओं की वजह से आप दिव्यांग हो सकते हैं, देश में स्वास्थ्य सुविधाएं का समुचित विस्तार नहीं है, आपको किसी चीज़ की जो है समय पे ज़रूरत थी आपको नहीं मिल पाई, तब आप दिव्यांग हो गए। युद्ध जनित विकलांगता, तो युद्ध में जो है युद्ध की वजह से आप दिव्यांग हो गए, या फिर मशीनों और यंत्रों का सही संचालन आपने नहीं कर पाया, तो और जो है उससे चोट लगने की वजह से आपको दिव्यांगता हो गई। ठीक, और इसमें से कुछ लोग हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे कि ये प्रमुख हस्तियां हैं जो दिव्यांग होते हुए भी अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की। तो ये किनकी उपलब्धियां क्या थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सुधा चंद्रन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि सुधा चंद्रन क्या थी, जो है एक दिव्यांग थी, और किस क्षेत्र में इनका जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी, तो ये नृत्य और अभिनय में। उसके बाद रविंद्र जैन ने संगीत में, ठीक है ना, रविंद्र जैन अंधे थे लेकिन संगीत बहुत अच्छा करते थे। सुधा चंद्रन क्या थी कि एक पैर इनका नहीं था लेकिन ये डांस और अभिनय जो है अच्छा करती थी। अरुणिमा सिन्हा क्या थी, ये पर्वतारोही थी। ये आप इनका जो है जो उपलब्धियां हैं ये याद रखेंगे। ठीक है ना, देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक और गिरीश शर्मा, ये लोग जो है खेल से संबंधित है। इन लोगों ने पैरालंपिक्स में जो है मेडल जीते थे। ठीक है ना, पैरालंपिक्स में देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक और गिरीश शर्मा, ये लोग खेल से संबंधित हैं।
उसके बाद मोहम्मद इकबाल, ये समाज सेवी थे। स्टीफन हॉकिंग और थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा, ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे वैज्ञानिक। ठीक, तो इसी के साथ जो है दिव्यांगता चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और अच्छी लगी होंगी तो आप लाइक करेंगे और वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।